देखो दर्पण से हाँ प्रतिबिंब बनाने का नियम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब है ना, बनाने का नियम, बनाने का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन दर्पण है जी? हाँ, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और दूसरा उत्तल दर्पण, दोनों हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में, ठीक है। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, खाली जो है हमको किरण आरेख को समझ जाना है, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, यानी इसमें हमको किरण आरेख देखना है। किरण आरेख कहने का मतलब कौन किरण कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी। जैसे पहला जो पॉइंट है इसमें यदि हम देखें, ठीक है, तो ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ये है अवतल दर्पण, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। देखो पहला पॉइंट हमको यही पढ़ना है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण है ना, कोई किरण गुजरती है और अवतल दर्पण से टकराने के बाद है ना, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए फोकस बिंदु से गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो इसका पहला नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया? पहला नियम है ना, कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। किसमें? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण। इसी का अपोजिट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसी का अपोजिट। अब जो ये चित्र में दिख रहा है ना, इसी को हमको क्या कर देना है? लिख देना है। क्या लिखना है? तो लिखना है यही कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। है समझ में? तो ये इसका क्या हो गया? पहला नियम। है समझ में? क्या हो गया? पहला नियम, ठीक है। मुख्य अक्ष समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद है ना, मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी तरह से दूसरा नियम है। दूसरा नियम में है क्या? ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। ये सब आप लोग याद करते चलिए, इतना बार आएगा ना कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। सी अब इसका उल्टा पढ़ेंगे। क्या उल्टा? है ना, कि फोकस से, है ना, फोकस से होकर जब कोई किरण गुजरती है ना, और परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी का अपोजिट पढ़ेंगे, इसी का अपोजिट। देखो जब मुख्य फोकस से कोई किरण है ना, गुजरती है और परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरते हुए दर्पण से परावर्तित होती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये दूसरा नियम हो गया। है समझ में? ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम
तीसरा नियम हम लोग समझते हैं इसी तरह से। तीसरा नियम क्या कहता है, देखो तीसरा नियम में ये है कि ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सी बोले तो वक्रता केंद्र, सी बोले तो वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया पी हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना ध्रुव से होकर गुजरती है, किससे, ध्रुव से, देखो ऐसे, जब ये ऐसे गुजरेगी ना, ऐसे गुजरेगी, तो जितना एंगल यहाँ बनाएगी ना उतना ही एंगल है ना से ये क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ऐसा समझ में, वापस लौट जाएगी। ये भी केस है ना ये भी केस है। तो यहाँ पर ये चीज हमको देखना है। तो इसमें हम लिखेंगे तीसरा में कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरती है ना, ध्रुव से होकर गुजरती है, और वह जितना कोण है ना मुख्य अक्ष से बनाती है, परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, ऐसा समझ में, देखो परावर्तित हो जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। ध्रुव पर गिर रहा है ना, आई कोण बना रही है, ठीक है, और ये आई कोण बना रही है, तो जितना आई कोण बनेगा ना उतना ही कोण बनाते हुए वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये कितना नियम हो गया, 3 गो। एक और नियम है, किसी को पता है, चौथा नियम बताइए। देखो चौथा नियम का ये है, चौथा नियम कि ये हो गया अवतल दर्पण, और ये इसका हो गया मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया। अब देखो चौथा ये है ना कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, क्या जी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ना, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वापस जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है, देखो सी से होकर जैसे जाएगा ना, जिस दिशा में आया उसी दिशा में लौट जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, कहां से, केंद्र से गुजरती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस है ना लंबवत, क्या जी, लंबवत उसी दिशा में लौट जाती है, तो ये क्या केस बन गया, 4 गो। ऐसा समझ में, जिस दिशा में आएगा उसी दिशा में वापस क्या होगा, लौट जाएगा। ये नॉर्मल का केस है, चौथा केस हो गया। उसी तरह उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में है ना यही वाला केस, ये जो केस है ना यही वाला केस हम देखेंगे। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ये है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया, ठीक है, C हो गया। अब इसमें जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जब गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो वही चीज है, इसको उलट देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है ना, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और उत्तल दर्पण, क्या जी,
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा समझ में, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका पहला हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा भी है, दूसरा नियम है, सही बनाते चलेंगे। और दूसरा नियम क्या लगाएंगे जी, इसका अपोजिट वाला ना, इसका अपोजिट वाला लगाएंगे। क्या अपोजिट वाला होगा बताइए? अपोजिट वाला ये होगा, है ना, कि जब कोई किरण है ना फोकस बिंदु पर, क्या जी, फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ कैसे लाएंगे? इधर से तो किरण जाएगा नहीं, तो इधर से लाएंगे। देखो ये फोकस है ना, तो यहाँ से ऐसे किरण आएगा। देखो ये लग रहा है ना कि इधर जाएगा, लग रहा है कि नहीं? ये ऐसे लग रहा है कि ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा। ये जैसे टकराएगा ये ऐसे चला जाएगा। ऐसे समझ में, ऐसे चला। देखो इसका वाला रूल देखो, ये फोकस से वास्तविक रूप से आ रहा है, अब परावर्तन के बाद समानांतर हो जा रहा है। और यहाँ पे तो फोकस वास्तविक है नहीं, इसलिए फोकस पर किरण आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे समझ में, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? जब कोई, क्या नंबर इसका दूसरा है ना, जब कोई प्रकाश की किरण है ना उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा समझ में, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, कौन सा नियम हो गया? दूसरा। तीसरा नियम क्या है इसमें? देखो तीसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण धूल से होकर गुजरती है तो वह जितना कोण मुख्य अक्ष से बनाती है, परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो इसमें भी वही कहानी आएगा, है ना। तो इसमें भी हम वही कहानी लेकर के आएंगे। देखो, है ना, ये है इसमें तो, अच्छा इसमें जो सी और एफ बना है, ये गलत बना है कि सही बना है? गलत बना है। यहाँ बनना ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि इधर बनेगा ना साहब, ये इधर बनेगा। ठीक है, इसमें भी ये इधर बनेगा, है ना। ये क्या है? गलत है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। इधर बना है तो इधर नहीं बनेगा। चलो यहाँ पे देखो, अब इसमें भी एफ इधर होगा और सी इधर होगा, लेकिन अब प्रकाश की किरण कितना भी है तो ये इधर से ही आएगी जिधर परावर्तक सतह है। तो यहाँ से यदि मान लीजिए कि ध्रुव पर कोई किरण आपतित हो रही है आई कोण से, तो सेम कंडीशन यहाँ भी लग जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ भी लगने वाला है। ठीक है, ये जितना कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। जितना कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो इसमें भी हम वही क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण धूल से होकर गुजरती है तो जितना कोण मुख्य अक्ष से बनाती है, परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। सेम कहानी, हाँ उसमें वो भी लिख देना है आपको। चौक सीख रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, इसको ये भी कह सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, है ना, नियम किसके द्वारा? किरण आरेख। किसके द्वारा जी? किरण आरेख के द्वारा। ठीक है, किरण आरेख हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों दर्पण ना जी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहला केस अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में कौन कौन सा किरण आरेख हो सकता है, जरूरी है कौन कौन सा, जिससे हम जो है इससे हम प्रतिबिंब बना सकें किसी भी वस्तु का। तो पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है
है ना, ये मुख्य अक्ष जैसे इसके समानांतर किरण आएगी ना तो वापस टकराने के बाद ये किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरते हुए दर्पण से परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी ये हो गया मुख्य फोकस, इसकी तरफ कोई प्रकाश आएगी, है ना, या इसे होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा केस ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरती है, किसे, ध्रुव से, तो वह जितना कोण मुख्य अक्ष से बनाती है परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ध्रुव ये है और इस पर जो है एक किरण आपतित हो रही है, तो आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही है और आर कोण बनाते हुए, है ना, तो यहाँ पर आई और आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी परावर्तन का नियम लागू होगा। तीसरा केस क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से, वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लंबवत उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण और इसका परावर्तक सतह, और ये देखो सी से होकर के प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे टकराई वापस उसी दिशा में लौट गई, वापस उसी दिशा में लौट गए। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी हम देखेंगे। उत्तल दर्पण में पहला केस एकदम अवतल दर्पण की तरह ही होगा। इसमें क्या है कि जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखाया गया, ये समानांतर प्रकाश की किरण चल रही है मुख्य अक्ष के, यहाँ जो है जैसे यहाँ पे टकराने के बाद परावर्तन हुआ, इसका टकराने के बाद परावर्तन हुआ, इस दिशा में जाएगा, परावर्तन हुआ तो देखो ये कहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पर। देखो पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे ना तो कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पर, तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद दूसरा केस, अब दूसरा केस आपको ये दिखाने की किरण ये वाला है ना, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम देख सकते हैं मुख्य फोकस ये है और इसकी तरफ प्रकाश की किरण आ रही है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस इसमें क्या है, तीसरा केस आपको बताया है कि हाँ इसमें भी वही कहानी है, जब उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरती है ना, तो जितना कोण वह मुख्य अक्ष से बनाएगी उतना ही कोण मुख्य अक्ष से बनाते हुए वो परावर्तित हो जाती है। इसमें भी आई बराबर आर होगा। तो 3 केस, 4 केस इसमें और 3 केस इसमें हम लोग देख लिए। ठीक है, अब चौथा केस हम लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण में यही देखना है कि ये हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया एफ और ये हो गया सी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग पास इसको बनाते हैं, एफ हो गया और ये सी हो गया। देखो इसमें क्या देखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर, एकदम फोकस की तरह है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, देखो है ना, आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद लंबवत उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। देखो वही कहानी है, यानी क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लंबवत उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। हाँ वही चीज़ है, अब डायग्राम बन गया, डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में ही हम लोग केस लिखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो अब पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में। क्या जी, है ना, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना है समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, इसमें तो हम लोग दोनों केस में न पढ़ेंगे,
अवतल में भी पढ़ेंगे और उत्तल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, अवतल और उत्तल। तो इसमें हम पढ़ेंगे वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, यानी कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया अवतल दर्पण, और ये है ना फोकस, और ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। इसमें हम वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहला केस जो होता है ना, वस्तु जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसको कहते हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर। दूसरा पोजीशन कहाँ दिखेगा, सी से पहले। कहाँ दिखेगा, सी से पहले, यानी वक्रता केंद्र के पहले। तो जो वस्तु दिखेगा उसको हम ऐसे, है ना, ऐसे हम क्या करते हैं, एरो से दिखाते हैं, ठीक है। और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत प्रदर्शित होता है। देखो मुख्य अक्ष है ना, इसके लंबवत प्रदर्शित करेंगे। तो एक स्थिति ये हो गया, दूसरा स्थिति सी पर हो गया, देखो क्या, सी पर। तीसरा स्थिति हो गया सी और एफ के बीच। चौथा स्थिति हो गया एफ पर। अब पांचवा स्थिति हो गया, हाँ, तो बोलो कै गो केस बन रहा है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6। देखो 6 स्थिति पर, है ना, यानी 6 स्थान पर हम वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और हम अवलोकन करेंगे कि अवतल दर्पण जो है किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा समझ में, और किन किन स्थितियों पर बनाता है, ये भी हम देखेंगे किन किन स्थितियों पर बनाता है। तो वस्तु की स्थिति के साथ साथ हम प्रतिबिंब की स्थिति भी देखेंगे, ऐसा समझ में, प्रतिबिंब की स्थिति भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा समझ में, ठीक है। वस्तु की स्थिति को भी देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति को भी देखेंगे। ये दोनों कंडीशन में, है ना, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये भी देखना है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। और ये भी देखेंगे कि वस्तु तो सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब किस केस में बनता है, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, ऐसा समझ में। और प्रतिबिंब ये भी देखेंगे कि दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ऐसा समझ में, दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इस तरह से हम अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण से, क्या जी, हाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, है ना, विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, रखे वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ऐसा समझ में, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्थिति हम लोग चुनेंगे, सबसे पहला स्थिति क्या, कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो जी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। सब लोग जो है इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो, यानी ये वस्तु की स्थिति हो गई, किसकी स्थिति हो गई, वस्तु की स्थिति। तो इसको हम ये कह सकते हैं ना, ऐसे स्थिति 1 भी कह सकते हैं कि नहीं जी, स्थिति 1 क्या, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए रखने का प्रयास करते हैं। ये है अवतल दर्पण, और ये है इसका ध्रुव, और ये है इसका, बताइए, मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष पर कौन कौन पॉइंट रहता है, एक एफ रहता है और एक सी रहता है। प्रतिबिंब को रखना कहाँ है, अनंत पर।
तो देखो अनंत पर जब प्रतिबिंब रहेगा तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, तो सीधे लिखेंगे यहाँ पर जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, यानी सीधे वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, यहाँ प्रदर्शित करेंगे अनंत पर है। तो जब अनंत पर होगा ना तो वहां से हम डैश डैश प्रकाश निकालेंगे, कैसा, डैश डैश। देखो ध्यान दो, अनंत पर से प्रकाश आ रहा है, तो अभी कैसे हुआ, तो वस्तु में से प्रकाश निकलता है। आपको हम बताए थे किसी भी वस्तु को कैसे देखेंगे, जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा और टकराने के बाद हमारी आंखों पर आएगा तभी ना उसको देखेंगे। तो वैसे ही वस्तु से प्रकाश निकालेंगे, कहाँ से, वस्तु से। तो अनंत पर जब स्थित होगा ना तो आप वस्तु से प्रकाश निकालिए, ठीक है। आप समानांतर भी निकाल सकते हैं, अच्छा है तो तिरछा भी निकाल सकते हैं, तो हम समानांतर ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब वस्तु से प्रकाश की किरणें है ना, देखो निकलती है और मुख्य अक्ष के समानांतर जाते हुए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाते हुए जब अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो अब एक चीज, केवल एक ही किरण नहीं, कम से कम 2 किरण हम लोग किरण लेंगे और दोनों किरण का आरेख हम खींचेंगे। तो एक हमने इधर से ले लिया, तो एक कहां से ले लेंगे, नीचे से, तो एक नीचे से हम जो है ले लेंगे। तो ये भी क्या होगा, अवतल दर्पण से परावर्तक सतह से टकराएगा और कहाँ जाएगा, फोकस पर। देखो जहां ये दोनों कटेंगे ना किरण आरेख, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, है समझ में, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने कौन सा केस लिया है, स्थिति 1, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। तो अब हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे प्रतिबिंब की क्या स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो बोलो कहाँ बन रहा है जी, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर। अब पूछा जाए कि इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो देखो जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम कहेंगे कि यह क्या आकार है ना, तो आकार कहेंगे बहुत छोटा। क्या कहेंगे जी, बहुत छोटा। लेकिन जब बात प्रकृति की आएगी, है ना, प्रकृति की आएगी यानी कैसा दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हाँ। तो ये 3 कंडीशन आपको क्या करना है, हर केस में लिखना है समझ में। बस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, वास्तविक और उल्टा। अब वास्तविक और उल्टा तो हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, वास्तविक और उल्टा लिख रहे हैं ना, ठीक है। इसी से पता चल जाएगा कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है। अब हम धीरे धीरे वस्तु को आगे बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे वस्तु को आगे बढ़ाते चलेंगे और ये देखेंगे कि प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बना है, तो अगले केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस लेते हैं, है ना। तो दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी इसको हम कहेंगे दूसरा केस में जब वस्तु स्थिति 2 में हम लोग चलेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच। इसको कहते हैं C से पहले भी हो, क्या हो, C से पहले भी हो, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के बीच, चलो वक्रता केंद्र के बीच हम जब वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र से पहले, अच्छा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये देखो F और C हो गया, ठीक है। तो ये अनंत और ये हो गया हमारा C, इसी के बीच में वस्तु को क्या कर देना है, रख देना है। अब देखो वस्तु रख दी, अब इसका प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण में कैसे बनेगा। तो अब ये चीज आपको देखना है कि कम से कम वस्तु से 2 किरण निकलना चाहिए। आपको 4 केस बताया गया, अब 4 केस में कम से कम 2 किरण आपको यहाँ से निकालना है। तो एक तो पूरा क्लियर है कि कहाँ से निकलेगा, फोकस से, सॉरी मुख्य अक्ष के समानांतर। कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर। और ये बात आपको पता है
मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरणें परावर्तन के बाद कहां से टकराती है? फोकस से। कहां से? फोकस से। अब ये हो गया पहला। दूसरा कहां से निकालेंगे? तो दूसरा चाहे तो हम पोल से भी निकाल सकते हैं, पोल वाला है ना, और चाहे तो हम है ना सी से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम फोकस से भी निकाल सकते हैं, है ना, चारों केस निकाल सकते हैं। तो हम सी से ही निकालते हैं। तो सी से निकालेंगे तो सी का केस क्या है? जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में टकराने के बाद लौट जाएगी। अब देखो कहाँ दोनों कटे हैं, यहाँ पर ना, तो ये हमारा प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। ठीक है, ऐसे। अब देखो ये नीचे पड़े बन गया, तो ये ए हो गया और ये बी, तो इस प्रतिबिंब का नाम हो गया ए डैश बी डैश। है समझ में? ए डैश बी डैश। अब यहां पर प्रतिबिंब के लिए बोलो स्थिति। प्रतिबिंब की है ना स्थिति कहाँ है जी? हाँ, तो इसको लिखेंगे सी और एफ के बीच। एफ के बीच बन रहा है। दूसरा केस, आकार बताइए। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, है ना। और प्रकृति है ना वास्तविक और उल्टा। देखो दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ आया? तो इस तरह से हम प्रतिबिंब की रचना करेंगे। तो सभी लोगों को ऐसे ही है ना, आप जो है स्केल पेंसिल बढ़िया से यूज करके और किरण आरेख खींच के आपको दिखाना है। देखो कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर केस देखते हैं। तो ये दो केस हो गया ना। थर्ड नंबर केस क्या आएगा जी? सी पर। कहाँ रखेंगे? सी पर। वस्तु कहाँ हो? सी पर हो। थर्ड नंबर केस, जब वस्तु सी पर हो। कहाँ पर? सी पर। सी बोले तो स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3। चलो रखते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और वक्रता का। वस्तु को कहाँ रख देना है? सी पर। देखो यहाँ पर रखें। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे तो समानांतर किरणें जाएंगी, वापस फोकस से टकरा के लौट जाएगी। अब देखो, अब कहोगे कि सर सी पर रख दिया, अब सी से कैसे गुजारे? तो अब यहाँ पर सी वाला किरण रेख नहीं लेंगे। अब हम लेंगे क्या? या तो ऐसे ले लीजिए, फोकस से गुजार लीजिए, है ना, ऐसे फोकस से गुजारिए। तो फोकस से गुजारिएगा ना तो ये क्या होगा? टकराएगा। फोकस से गुजारिएगा तो इसको थोड़ा सा हम और ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि टकराएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ना। तो पैरेलल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना। आप लोग इसको किरण आरेख अच्छा से खींचिएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ बन गया? सी। तो जब इसको मिलाएंगे ना तो ये सी पर ही आएगा। कहाँ आएगा जी? सी पर ही आएगा। कहाँ आएगा? सी पर ही आएगा। देखो सी पर ही बनेगा। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर। स्थिति क्या हो गया? सी पर। अच्छा, आकार, हाँ याद रखिएगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब प्रकृति क्या होगा? हाँ, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या केस हो गया? 3 गो। चौथा केस, स्थिति 4, स्थिति 4। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो। देखो सी और एफ के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये हो गया पी, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब वस्तु कहाँ रखना है? सी और एफ के बीच, यहाँ रखना है। देखो यहाँ रखना है। अब यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ से पैरेलल गया यूं, एक कंडीशन। ठीक है, और दूसरा कहेंगे कि सी से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्या सी से ले सकते हैं? ले सकते हैं, सी से ले सकते हैं। आए समझ में? तो इसको और थोड़ा सा हम पीछे बढ़ाएंगे और जब सी से लेंगे ना तो देखिए और इसे जाएगा। कैसे? और इसे ऐसे जाके ना इधर पीछे कहाँ मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा, है ना। और ऐसे इसका इमेज बनेगा। देखो पीछे के तरफ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? पीछे के तरफ। तो जब पीछे के तरफ बन जाएगा तो अब हम प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। बोलो।
प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? अनंत और स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या सी से पहले भी कह सकते हैं, सी से पहले कह सकते हैं। आकार बोलिए, देखो वस्तु से बड़ा। अब प्रकृति बोलिए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखो हम अभी तक क्या देख रहे हैं जी, सब के सब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 केस हम लोग देख लिए, बचा क्या? 5वां केस। 5वां केस स्थिति कौन? 5, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर है, चाहे मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, यानी सीधे कहते हैं इसको एफ पर हो। क्या हो? एफ पर हो। तो एफ पर होगा तब क्या बनेगा? देखिए अजय बताइए, एकदम अपोजिट। अनंत पर रखे थे तो कहाँ बना था? फोकस पर। अब फोकस पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा? अनंत पर। फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो पोल, फोकस और वक्रता केंद्र, पोल, फोकस और वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ रख दिए? फोकस पर, यूं रख दिए, है ना, इससे टकराया। और जब इसको सी से मिलाएंगे ना, इसे सी से जब नेक्स्ट गुजारेंगे तो आगे जाएगा ना, तो न आगे मिलेगा ना पीछे, कहीं नहीं मिलेगा। ये एक दूसरे की जितना दूरी यहाँ होगा ना उतना ही दूरी यहाँ भी होगा, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिति प्रतिबिंब की कहाँ हो गई? अनंत पर। दिखेगा ही नहीं हमको, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो वस्तु का आकार होगा क्या ये छोटा होगा? नहीं, बहुत बड़ा होगा। क्या? बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, है ना। और प्रकृति क्या बनेगा? वही, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, है समझ में, वास्तविक और उल्टा। तो 4 केस हम लोग, 5 केस हम लोग देख लिए, ठीक है। 6वां केस इंपोर्टेंट है, 6वां केस इंपोर्टेंट है। अब देखो इसमें जो है ये जितना ये 5 केस है, 5 केस में 6वां केस इंपोर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन आएगा कि हजामती दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो क्या जवाब होना चाहिए? अवतल दर्पण। क्यों? हजामती दर्पण में चेहरा छोट, मतलब जैसा है उससे थोड़ा हमको बड़ा दिखना चाहिए और प्लस सीधा दिखना चाहिए। अब बताओ इस स्थिति में हम मुंह अपना रखेंगे तो सब मुंह तो उल्टे दिखेगा ना, तो दाढ़ी कैसे बनेगा? तो वस्तु को, मुंह को कहाँ रखेंगे, यानी शरीर को कहाँ रखेंगे हम? तो शरीर को कहाँ रखेंगे? सीधा तो रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे ताकि हमारा इमेज क्या हो जाए? सीधा बन जाए। हमारा इमेज सीधा बनाना है। इन स्थितियों पर रखेंगे ना तो इमेज सीधा नहीं बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, है समझ में, इमेज जो है उल्टा बन जाएगा। तो जो 5वां केस हमारा बनेगा, 6वां केस, वो क्या होगा? जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो। स्थिति 6, जब वस्तु कहाँ हो, है ना, पी और एफ के बीच हो, पी और एफ के बीच हो। देखो तो पी और एफ के बीच कैसे इमेज बनेगा? पी एफ हो गया और ये सी हो गया। अब यहां हम वस्तु को रखें, ठीक है, यानी दर्पण को एकदम सामने ले आके रखते हैं ताकि इमेज हमारा सीधा बन जाए, ठीक है। अब यहां से जब हम गुजारेंगे समांतर तो ये कहां से होके जाएगा जी? फोकस, फोकस से होके जाएगा। और दूसरा केस कहां से गुजारेंगे? सी से। तो जब सी से गुजारेंगे ना, तो देखो जब सी से गुजारेंगे तो यहाँ पर ही नहीं मिलेगा, ये पीछे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये जाके दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो प्रतिबिंब देखो यहाँ बन गया। अब बताओ वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं? और सीधा भी बन रहा है ना। इसलिए कहते हैं कि जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, है समझ में। इसीलिए इसका यूज हम हजामती दर्पण में करते हैं। तो स्थिति बताइए इसका,
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या होगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। दूसरा केस आकार, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा केस प्रकृति, बोलो प्रकृति, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक बन गया तो समझिए कि सीधा बन गया, काल्पनिक और सीधा। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, आया समझ में? तो ये अब यहाँ आपसे थोड़ा सा ये समझेंगे। पहला चीज़ हम लोग देख लिए कि अवतल दर्पण का यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण में करते हैं। दूसरा केस सुनिए, अवतल दर्पण का जो प्रयोग है हम जो डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना, मतलब अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं ताकि जो है अंदर मान लो दांत टूटा हुआ है, क्या हुआ है, उसको बड़ा देखने के लिए वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा केस बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। और ये भी केस कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में। देखिए गाड़ी, ये वाला केस है। क्यों इसको हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं? क्योंकि बल्ब जो होता है ना गाड़ी के हेडलाइट में फोकस पर लगा होता है। कहाँ जी? फोकस पर। जब यहाँ बल्ब लगाते हैं ना तो ये बल्ब क्या करता है? ऐसे प्रकाश ऐसे बिखेरता है। ठीक है, ऐसे क्या करता है? प्रकाश बिखेरता है। और जैसे ही दर्पण से टकराता है ना तो इसको समांतर सीधा करके क्या करता है? निकाल देता है। देखो इसे सीधा, है समझ में? इसलिए गाड़ी का जो हेडलाइट से देखना एकदम पैरेलल किरणें निकलती हैं, है ना, पैरेलल किरणें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है ना ये अवतल होता है। क्या? इसी के फोकस पर बल्ब लगा रहता है, इसी के फोकस पर बल्ब लगा रहता है। अब ये बल्ब क्या करता है? इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो वो सीधे समानांतर हो जाती हैं। इसीलिए इसका प्रयोग जो है हम गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं। तो बोलो अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहला हजामती दर्पण में, दूसरा सोलर कुकर में, तीसरा बोलो हाँ डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर के द्वारा यूज होता है, और गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। तो कम से कम 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलो एक और चीज बताते हैं। मान लो पूछा जाए कि अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे कि यह अवतल दर्पण है? ठीक है, तो सबसे पहला बात कि अवतल दर्पण को हाथ में लेंगे और देखेंगे कि बीच में धंसा है कि नहीं है, परावर्तक सतह धंसा है कि नहीं। यदि हमको लगेगा कि मतलब बीच में धंसा हुआ है ना उसका परावर्तक सतह, तो हम समझ जाएंगे कि यह अवतल दर्पण है समझ में। अब बिना छुए यदि पहचानना होगा तब क्या करेंगे? तो अवतल दर्पण के सामने एक हम मोमबत्ती जलाएंगे। क्या? मोमबत्ती। और मोमबत्ती को अवतल के दर्पण के सामने आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो जब हम जितना ही हम मतलब उसमें केस देखेंगे कि जितना ही हम मोमबत्ती के आगे जाएंगे, क्या आगे जाएंगे, है ना, तो प्रतिबिंब जो है उल्टा हमको दिखेगा। मोमबत्ती कैसा दिखेगा? उल्टा। लेकिन एक केस ऐसा जाएगा कि जब हम अवतल दर्पण के ठीक सामने हो जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? सीधा। तो इससे हमको पता चलेगा कि यह दर्पण तो प्रतिबिंब को क्या कर रहा है? उल्टा और सीधा दोनों बना रहा है। इसका मतलब यह है कि यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि बिना छुए और छू करके बताइए कि यह दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? यदि बीच में मान लीजिए उठा हुआ हो गया तो उत्तल दर्पण हो गया। लेकिन प्रतिबिंब से पहचानना होगा तब कैसे पहचानेंगे? तो वो वाला केस अभी हम लोग सीखेंगे। तो मात्र 2 है उसको सीख लेते हैं, है समझ में। मात्र 2 है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो अभी मैं आपको बता दूं उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, और दूसरा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। देखिए ना, छोटा सा शीशा रहता है, अब पीछे का कितना बड़ा दृश्य उसमें क्या करता है? दिखा देता है, ऐसा समझ में। पीछे का उसको हम कहते हैं कि रेयर व्यू में उसका यूज किया जाता है। तो अब इससे क्लियर हो गया, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा का कि जितनी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उसमें कैमरा की जगह यही दर्पण लगाया जाता है, पूरे दुकान का व्यू जो होता है उस दर्पण में आ जाता है, आया समझ में।
पूरे दुकान का व्यू दर्पण में आ जाता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। एक और चीज, उत्तल दर्पण बी वाला केस हम क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, देखो प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण ये केस हो गया, देख रहे हो ना, ये यूं ये हो गया पोल, ये है ना, तो ये हो गया, यहाँ पर रहेगा फोकस और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब वस्तु तो इधर रखेंगे नहीं, क्यों, इधर रखेंगे तो फिर प्रकाश कहाँ से जाएगा, क्योंकि इधर कलई है, हमको वस्तु को इधर ही रखना पड़ेगा। तो हम पहले कहाँ रख देते हैं, अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ हो गई, पहला केस स्थिति 1, कहाँ, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर जब होगा ना तो वैसे ही प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी ना, ऐसे है, और समानांतर आएंगी तो टकराएंगी, ये भी टकरा के ऐसे वापस लौटेगी, तो ये कहाँ जाती हुई मिलेंगी, फोकस पर। देखो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, सीधी बात है ना। यानी जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण में, तब भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और वस्तु से एकदम छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड करने का मतलब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। याद रखिए, जहां पीछे बना तो प्रतिबिंब क्या हो गया, काल्पनिक और सीधा हो गया, काल्पनिक और सीधा हो गया। तो पहला, दूसरा केस अब इधर बीच में कहीं ले लेंगे, तो दूसरा केस कहने का मतलब है ना, स्थिति 2। आपको यहाँ पे तो पॉइंट डिफाइन नहीं है कहाँ रखेंगे, क्योंकि एफ और सी तो उधर है, तो हम लिखेंगे परावर्तक सतह से पहले। क्या लिखेंगे जी, सतह से, है ना, सतह के ठीक सामने, ठीक सामने रख देते हैं। तो जब सामने रखेंगे ना ऐसे, देखो ये नहीं, जब सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हो गया P, ये F और ये हो गया C। देखो यहाँ पर हम इसे रख देंगे, रख दिए। अब यहाँ से देखो प्रकाश गया, ऐसे गया, अभी क्या हो गया, टकरा के वापस ऐसे जाएगा, तो ये बोलो कहाँ जाता हुआ प्रतीत होगा, है ना, फोकस पर। कहाँ जाता हुआ प्रतीत। अब एक और चीज देखो, अब एक प्रकाश हम C से निकालेंगे, कहाँ, C से, कहाँ निकालेंगे, C से। तो C से कैसे गुजरेगा, ये वस्तु है, ये वस्तु है ना, ऐसे जाएगा, तो ये जाता हुआ ऐसे प्रतीत होता है। देखो यहाँ कटेगा ना तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ देखो, इतना बड़ा था कैसे बन गया जी, छोटा बन गया है, प्रतिबिंब छोटा बन गया। तो कहीं भी इस पर वस्तु रखेगा ना तो इतने दूर में बनबे करेगा, और इतने दूर में बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। क्लियर हो गया। और यही कारण है कि इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो दोनों का यूज हम लोग पढ़ लिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग और अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दोनों कंडीशन आज हम लोग खत्म कर लिए। ठीक है।